ओम साईं राम। मैं अंकित तिवारी आपका इकोनॉमिक्स की क्लास में पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बड़ा ही शुभ दिन है। नवरात्रि इसी दिन से आज से प्रारंभ हो रहे हैं। मैंने आपसे कल एक प्रश्न पूछा था क्लास की शुरुआत में। आपसे पूछा था कि प्राचीन समय में जो हमारी सत्यनारायण स्वामी की कथा होती है उसमें योगिनीपुर नामक शब्द से आज का कौन सा शहर जाना जाता है, आपसे पूछा था। तो आप सबने उम्मीद की होगी, मैंने उम्मीद की है कि आप सबने उसको ढूंढने की कोशिश की होगी। तो मैं आपको इसका उत्तर बताता हूँ। ये यूपीएससी में आपसे एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि योगिनीपुर वास्तव में इस समय कौन से स्थान के नाम से जाना जाता है। ये इसी तरह के यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। तो यह आज के समय में दिल्ली के नाम से जाना जाता है। दिल्ली के बारे में मैं आपको बताऊंगा। एक बार यूपीएससी ने यह भी प्रश्न पूछा था कि बताइए 7 दिल्लियां जो होती हैं उनमें निम्न में से कौन सी नहीं है। जैसे आप सब जानते होंगे, दिल्ली को दौलताबाद नाम से भी जाना जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे स्थापित किया था, नाम दिया था दौलताबाद का। तो यह सब चीज़ें जैसे आप सब पढ़ चुके हैं, फिरोज शाह कोटला के नाम से भी इस तरह की जो कंडीशनें हैं, इन सब नामों पे भी हम जब ये आपके एक तरह से पैटर्न पे आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। फिर भी आज एक आपके लिए बड़ा सुंदर सा प्रश्न है। अभी इस बार का जो पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ है अब यहाँ का, यूपी का, तो उसमें एक क्वेश्चन आया था कि बताइए किताब-ए नौरस की रचना किसने की थी। तो वास्तव में यह प्रश्न बड़ा ही अच्छा था, आयोग का पूछने का जो भी मोटो रहा हो। लेकिन जिस व्यक्ति के बारे में पूछा गया जिसने इस पुस्तक की रचना की थी, वह वास्तव में था एक मुस्लिम शासक, भारत का ही था, मुस्लिम शासक था जिसने किताब-ए नौरस की रचना की थी। बीजापुर का शासक जो था अली आदिल शाह, उसने इस पुस्तक की रचना की थी। इस पुस्तक में देवी माता यानी जो हमारी माता भगवती हैं, इनके लिए भजन लिखे हुए थे। तो था एक मुस्लिम शासक, लेकिन धार्मिक रूप से इतना सहिष्णु था कि वो माता भगवती पर वैसे ही विश्वास करता था जैसे आप सबने मुगल काल में अकबर को पढ़ा होगा। ज्वाला देवी के मंदिर में कई बार वो स्वयं जाके भेंट चढ़ाता है। इसी तरह दान के कार्य भी वो करने लगा था। तो इस तरह जब आप धार्मिक सहिष्णु मुस्लिम राजाओं की बात करेंगे तो इसी तरह बंगाल का हुसैन शाह था, इन सब पर भी आप चर्चा करेंगे। तो इनके बारे में हम पढ़ करके एक चीज़ ज़रूर सोचते हैं, देखते हैं कि शासक को हमेशा धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। कई सारी चीज़ों में आपको इन सब चीज़ों का फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा जो किताब-ए नौरस है, ये हो सकता है आपके हिस्ट्री के पेपर में भी पूछ ली जाए। तो याद रखिएगा बीजापुर का जो शासक था अली आदिल शाह, वो किताब-ए नौरस की रचना करता है। इसी में माता जो दुर्गा हैं, भगवती हैं, उनके लिए भजन लिखे हुए थे। तो आज नवरात्रि का एक पावन अवसर है, इस पर आपके लिए एक छोटी सी मेरी तरफ से भेंट है। ठीक है, फिर हम अपने टॉपिक पे आते हैं। मैंने आपको इकोनॉमिक्स के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बताया था कि कैसे कैसे इकोनॉमी हमारी होती है, वर्ल्ड से इसकी क्या तुलना होती है। फिर हमने अपनी हिस्ट्री से इसे रिलेट करते हुए आगे पढ़ के आए हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इकोनॉमी का एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसे हम इंडियन एग्रीकल्चर, भारतीय कृषि के नाम से जानते हैं। तो ज़रा आप सब समझिएगा कि कृषि क्या है। कृषि वास्तव में किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए, भारत ही नहीं दुनिया की हर एक अर्थव्यवस्था के लिए रीढ़ का काम करती है, क्योंकि इस पर हर देश की लगभग एक वो वर्ग टिका होता है जिसको कोई भी क्षेत्र काम नहीं देता है, वह कृषि में आके लग जाता है। ठीक है, तो इसे अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है। कृषि के लिए हम अपनी एक सोच जो डेवलप करके रखे हैं उस पर भी आज हम गहरी बातचीत करेंगे। जी, कृषि वास्तव में पहले इसके कुछ प्रारूप समझ लीजिए। यह इस समय राज्य सूची का एक विषय है। इसके लिए जो नेशनल फार्मर कमीशन था, राष्ट्रीय कृषक आयोग जो था, उसने एक बार 2006 में 4 अक्टूबर 2006 गांधी जी की जयंती के 2 दिन बाद उसने एक बार ये अनुशंसा की थी कि ये जो कृषि है इसे समवर्ती सूची में शामिल किया जाए। लेकिन ऐसी मांग को ठुकरा दिया गया। इस समय भी कृषि जो है राज्य सूची का विषय है, यानी इस पर जो कानून बनाती है वो राज्य सरकारें बनाती हैं। इन पर केंद्र सरकार अपनी जो बजट होता है उस पर अपनी जो खर्च होते हैं वो सब दिखा देते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद हम बातचीत करते हैं कृषि के बारे में। कृषि वास्तव में हमारे देश में क्या रोल प्ले करती है। तो अभी पीछे के टॉपिक से आप सब पढ़ के आए हैं, कृषि को हम प्राथमिक सेक्टर में शामिल करते हैं। तो ज़रा देखिएगा, कृषि हमारा प्राथमिक सेक्टर है, यानी पहला सेक्टर है। यहाँ पर ज़रा आप
गांधी जी की वह विचारधारा याद करिए जिसमें वो कहा करते थे फर्स्ट स्टेप इज क्लियर, यानी आपका जो पहला स्टेप है, यानी पहला जो आपका क्षेत्र है वो आपका क्लियर होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। तो पहला हमारा सेक्टर जो था वो प्राथमिक था। ठीक, तो वास्तव में कृषि के बारे में हम अपनी बहुत पुराने साक्ष्य पाते हैं। आप हड़प्पा सभ्यता में भी इन साक्ष्यों को देखते हैं। इसके पहले 7000 ईस्वी पूर्व में बलूचिस्तान, उस समय भारत का ही एक अंग था, वहाँ से भी गेहूँ के बहुत प्राचीन साक्ष्य मिले हैं। मेहरगढ़ बलूचिस्तान के बारे में आप जानते हैं। इसी तरह कोल्डी हवा इलाहाबाद से हमारे सबसे धान के पुराने साक्ष्य 6000 ईस्वी पूर्व के लगभग पाए गए। इसके बाद जब हम कृषि की बात करते हैं तो हड़प्पा सभ्यता में भी हमारे कृषि के काफ़ी उन्नत साधन थे। टोटल 9 प्रकार की वह फसलें उत्पादित किया करते थे। कालीबंगा के बारे में आपने सबने सुना होगा, राजस्थान में पड़ता है। वहाँ से हड़प्पा के पूर्व का एक जुता हुआ खेत प्राप्त हुआ है। यानी हड़प्पा सभ्यता जो थी, जो हमारे ऑथेंटिक कार्बन डेटिंग है उसके अकॉर्डिंग 2250 से 1750 ईस्वी के, जो 2250 ईस्वी है उसके पूर्व के यह खेत थे। तो इसके बारे में बताया गया। यहीं कालीबंगा से ही सरसों और चना एक साथ बोने के साक्ष्य पाए गए। तो वास्तव में यह आज भी हमारी एक टेंडेंसी होती है, एक तरह से हमारी सोच होती है कि हम 2 फसलों को एक साथ बो दें, जिससे उत्पादन में कोई फर्क नहीं पड़ता। चने के साथ अगर आप सरसों को बोते हैं तो यह एक तरह से सर्वे भी किया गया जिस पर कई सारे कृषि विशेषज्ञों ने बताया कि इस पर कोई फर्क नहीं, चना छोटा होता है और सरसों का पेड़ बड़ा होता है, वो ऊपर निकल जाता है, तो उत्पादन दोगुना हो जाता है। चने के साथ सरसों का भी आपका उत्पादन अच्छा हो गया। तो इस तरह करके प्राथमिक सेक्टर में जब हम हड़प्पा सभ्यता से इसको जोड़ते हैं कृषि को, तो हमारे पास यह साक्ष्य निकल कर जाते हैं। ये रुर्बन प्रकृति के थे। रुर्बन मतलब रूरल प्लस अर्बन, यानी यह लोग कृषि के साथ उद्योगों को भी बढ़ावा देते थे। उद्योग जो होते हैं वो वास्तव टिके हमारी कृषि पर ही होते हैं, क्योंकि उद्योगों के लिए चाहिए होता है कच्चा माल, यानी रॉ मटेरियल हमारी कृषि ही उपलब्ध कराती है। यानी उद्योगों के लिए जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो कृषि ही तैयार करके देती है। जहाँ उद्योग लगे हैं उन सब जगहों पे आप देखते हैं कृषि एक उन्नत दशा में होती है। तो इसको भी आप देखते हैं, वहाँ की ज़मीनें काफ़ी महंगी हो जाती हैं। इसका मूल कारण यही है कि उद्योगों के लिए जो कृषि यूज की जाती है उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें उत्पादित कराई जाती हैं जो फैक्ट्रीज या कृषि जो उद्योग हैं उनके लिए काम आ सकें। तो इस तरह हम कृषि को पाते हैं। फिर प्राथमिक सेक्टर की जब हम बात कर रहे थे तो प्राथमिक सेक्टर में हमने देखा था कि आज भी इस सेक्टर में लगभग 47% लोग लगे हुए हैं। यानी इस क्षेत्र में, हमारे कृषि क्षेत्र में लगभग 47% लोग रोजगार पा रहे हैं। अब जरा सोचिए, अगर यह क्षेत्र जो हमारी कृषि है यह अपने रोजगार देना बंद कर दे, यानी अगर लोग इस कृषि को करना छोड़ दें, तो देश की लगभग आधी आबादी, अभी इतना एक तरह से रोजगार का संकट चल रहा है, बेरोजगारी की समस्या चरम पर है, तो उस समस्या से जब जूझ रहे हैं और फिर अगर यह कृषि इतने प्रतिशत भाग को अलग कर दे, यानी इतने प्रतिशत भाग पर कोई रोजगार प्राप्त ना हो, तो आप सोचिए देश में क्या होगा। तो हर एक नागरिक अपने आप में बेरोजगार हो जाएगा। सिर्फ 4% लोग जो गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हुए हैं उनको ही रोजगार प्राप्त होगा। ठीक, तो उनका भी एक निश्चित समय सीमा होगी जिससे वह रोजगार आगे चल के शायद बंद ही हो जाए। फिर इसके बाद बात करते हैं जरा इसमें हमारी जीडीपी का क्या रोल होता है। तो आप सब ने पढ़ा होगा, अभी आपको मैंने पढ़ाया भी था कि जीडीपी का 16%, यानी हमारी जो देश की अर्थव्यवस्था है उसमें 16% योगदान हमारी कृषि देती है, यानी हमारा प्राथमिक सेक्टर ही देता है। फिर इसके बाद जब हम बात करते हैं कृषि के और सारी चीज़ों पर, तो ज़रा देखिए कृषि के बारे में हमने ये सारी चीज़ें सीख ली। फिर हम बात करते हैं जब हम देश से, यानी हमारा जो देश था वो अंग्रेज़ों के अधीन रहा करीब 200 साल तक, या 1757 से लेकर 1947 के बीच तक यह एक तरह से अंग्रेज़ों के पूरा अधीन रहा। तो इस बीच में हम अपनी एग्रीकल्चर कृषि को देखते हैं तो पाते हैं कि हमारी कृषि जब अंग्रेज़ आए थे उस समय काफ़ी सक्षम थी, उन्नत व्यवस्था में थी। जब अंग्रेज़ भारत में आते हैं तो ज़रा देखिएगा, अंग्रेज़ों के आगमन था उस समय देश में 61% लोग कृषि कार्य में लगे हुए थे। इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कुटीर उद्योग और ग्राम उद्योग के साथ साथ कृषि में भी काम किया करते थे। तो अंग्रेज़ों के साथ जब हम जुड़े, अंग्रेज जब भारत में आए तो हमारे देश की आबादी 61% कृषि पर डिपेंड थी। यानी इस समय हमारे देश में 61% लोग कृषि से जुड़े हुए थे। लेकिन जब अंग्रेज भारत से जाते हैं
यानी अंग्रेजों का जब प्रस्थान होता है भारत से, तो इस समय देश की 72% आबादी यानी 72% आबादी कृषि कार्यों में लगी हुई थी। तो आप सब जानते हैं अंग्रेज जो थे या ब्रिटिशर्स जो थे एक साम्राज्यवादी संस्था से जुड़े हुए लोग थे। उनका मेन उद्देश्य था लाभ कमाना, यानी उन्होंने अपने लाभ के लिए भारतीय जो उद्योग थे या कुटीर उद्योग जिनको आप कहते हैं और भारतीय कृषि को कुर्बान कर दिया। उन्होंने कृषि के उन तरीकों को अपनाने की कोशिश की जिससे उन्हें और अधिक लाभ प्राप्त हो सके। इस समय भारत में जिस समय ब्रिटिशर्स का आगमन हो रहा था, ध्यान रखिए डोमिनेट करते हैं जब 1757 से 23 जून 1757 से प्लासी का युद्ध जब अंग्रेज जीत जाते हैं, तो उसके बाद से अंग्रेजों का बंगाल पर पूरी तरह से अस्तित्व आ जाता है, यानी वह एक तरह से शासक की भूमिका में आ जाते हैं। तो अंग्रेजों के आगमन के समय देश में जो कृषि की कंडीशन थी, बंगाल काफ़ी समृद्ध क्षेत्र माना जाता है। अंग्रेज जब भारत से जाते हैं वापस, तो याद रखिएगा पंजाब एक ऐसा क्षेत्र था जहां पर कृषि के कार्य सबसे अच्छे हुआ करते थे। याद रखिए जब आए थे तब बंगाल उन्नत क्षेत्र था, जब गए तब पंजाब, ठीक। बाकी सारे क्षेत्रों में कृषि के कोई भी अच्छे कार्य नहीं बचे। तो अंग्रेजों का मेन उद्देश्य था कच्चे माल को एक तरह से अपने यहाँ की औद्योगिक नीति में खपा देना। अंग्रेजों का आगमन यह एक तरह से संयोग ही है। अंग्रेज जब इस समय भारत में आ रहे थे, उसी समय ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति चल रही थी। तो उनको औद्योगिक क्रांति के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए था, कच्चा माल चाहिए था, उसके लिए उन्होंने भारत में अपना कच्चा माल उत्पादित कराना शुरू कराया। इस क्रम में उन्होंने चाय, रबड़, कपास और इन सब नगदी जो खेतियां थी, नगदी जो फसलें थीं, इनको बोने पर जोर दिया, ठीक। इसी कारण आप समझते होंगे जब गांधी जी ने पहला सत्याग्रह किया था, चंपारण सत्याग्रह 1917 में, तो उन्होंने बिहार के नील की खेती करने वाले जो तिनकठिया प्रथा थी उसके विरोध में ही किया था। इसी से गांधी जी जो थे राष्ट्रीय स्तर के नेता बन गए थे। वहाँ के जो किसान नेता थे कुमार शुक्ल जिनको बोला जाता है, तो उन्होंने ही गांधी जी से लखनऊ में भेंट की थी जब यहाँ लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था। पहले उन्होंने तिलक से बात की, तिलक को समय नहीं था, राष्ट्रीय स्तर के नेता थे, बड़े नेता थे। इसके बाद वह 1917 में गांधी जी को बुलाते हैं अपने यहाँ। तो इसके बाद की बात वो सब हिस्ट्री में आप देखेंगे, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं अंग्रेज जब 1757 में आते हैं तो भारतीय कृषि से वो सिर्फ कच्चा माल उत्पादित कराते हैं, ठीक। इसी क्रम में आगे जब बढ़ते हैं तो जब देश से वो जाते हैं तो इस समय उनके पास कृषि को पूरी तरह से नष्ट कर चुके थे। उन्होंने बैंकिंग सेक्टर, इनको सेवा क्षेत्र को डेवलप कराया, उसी में उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाया। तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन ज़रा देखिए, जब 1757 में अंग्रेज बंगाल पर डोमिनेट होते हैं तो उस समय बंगाल का जो गवर्नर था वो कॉर्नवालिस था। उसने अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में कई सारे प्रयोग किए थे। जो अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम था उसमें वह पराजित हो चुका था। तो उन्होंने जो कॉर्नवालिस था उसने 1791 में एक बड़ी ही व्यापक व्यवस्था लागू कराई जिसे हम सब स्थायी बंदोबस्त के नाम से जानते हैं। अंग्रेजों ने 3 प्रकार की जो कर व्यवस्था थी, भूमि से जो टैक्स लेते थे वो 3 प्रकार के लेते थे। पहला स्थायी बंदोबस्त था जिसे कॉर्नवालिस ने लागू किया था, या भारत में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र से लिया जाता था, ठीक। फिर इसके बाद जो दूसरा सेक्टर आता था, दूसरी जो कर व्यवस्था थी वह थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था में इसके मूल में जो बात बताई जाती है रैयतवाड़ी के बारे में, तो इसे लॉरेंस द्वारा एक तरह से, जो हेस्टिंग का शासनकाल था, लॉरेंस ने इस पे व्यापक विस्तार किया था। जो हेस्टिंग का शासनकाल था उसके समय यह व्यवस्था लागू की थी। हेस्टिंग एक बहुत ही एक तरह से निर्दयी टाइप का शासक था। उसने कई सारी ऐसी प्रवृत्तियां भारत में स्थापित कर दी जिसको आगे चलकर एक तरह से डलहौजी के शासनकाल में चरम पर देखी गई। इसी के समय जो हमारे देश में हेस्टिंग था, इसी के समय रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई। रैयतवाड़ी व्यवस्था में एक जो किसान होता था उससे डायरेक्ट इस सरकार ने, ब्रिटिश सरकार ने समझौता कर लिया कि आप हमें इतनी लगाम देंगे, चाहे आपके खेतों में अकाल मतलब सूखा पड़ जाए या कुछ भी हो, तो हमें लगान चाहिए तो चाहिए। तो इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में किसानों का कोई हित नहीं था। अंग्रेज बताया करते थे कि हम किसान से सिर्फ वर्ष में 1 बार लगान लेते हैं और वह बहुत ही थोड़ी होती है, लेकिन वास्तव में अगर सूखा पड़ जाता था या कुछ भी ऐसी चीज़ें होती थी तो भी यह किसान लगान देने के लिए बाध्य हुए, ठीक। फिर इसके बाद याद रखिएगा, फिर इसके बाद जब तीसरी अर्थव्यवस्था के बारे में बात करते हैं तो हम महालवाड़ी इसकी कर व्यवस्था की बात करते हैं। तो महालवाड़ी जो हमारी कर व्यवस्था अंग्रेजों के द्वारा लागू की गई थी, उसमें मोहल्ला यानी ग्राम जो होता था उसका जो मुखिया होता था उसे इस
व्यवस्था में प्रमुख की भूमिका दी गई कि आप हमें लगान वसूल करके दे दीजिए, एक निश्चित रकम देनी होती थी। कोई भी अगर लगान नहीं दे पाता था तो ये जो व्यवस्था थी महालवाड़ी, इसमें जो मुखिया होता था, जो जिसको आप जमींदार बोलते थे, वह उनकी ज़मीनें जब्त कर लिया करता था। ठीक, तो इसमें इन सब लंबादारों मुखियाओं की एक भूमिका बड़ी रही। जो पहली वाली आपने पढ़ी थी स्थायी बंदोबस्त, उसको जो विस्तार दिया था, जैसे मैंने आपको बताया लॉरेंस ने आगे इस रैयतवाड़ी व्यवस्था को विस्तार दिया था। इसी तरह जब आप स्थायी बंदोबस्त की बात करते हैं तो कॉर्नवालिस ने सिर्फ बंगाल, बिहार और उड़ीसा की बात की है, लेकिन जो बिहार और उड़ीसा में आप देखेंगे तो जॉन सोर के शासनकाल में, कॉर्नवालिस के बाद वो आता है, तो जॉन सोर ने इस व्यवस्था को बिहार और उड़ीसा में लागू किया था। ये यूपीएससी के लेवल के बहुत गहराई में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं जिन पर आप ध्यान रखिएगा। तो क्योंकि इकोनॉमी में हम कृषि को पढ़ रहे हैं, इसलिए कृषि में क्या क्या हमारे देश में हुआ है उनको भी हम अपनी चर्चा में शामिल करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद जब हम इस व्यवस्था की बात करते हैं तो हम देखते हैं तीनों ही व्यवस्थाएं वास्तव में अंग्रेजों के हित में और जमींदारों के हित में थी। किसानों के हित में यह कुछ भी नहीं रही। किसान इनसे अंततः बहुत पीड़ित हुआ। आप 1853 से 1901 के बीच का जब कालखंड भारत का देखेंगे तो इस पूरे कालखंड में टोटल 22 अकाल पड़े और इन 22 अकालों में लगभग 3 करोड़ लोग मारे गए थे। अब जरा यकीन करिए, जिस देश की आबादी उस समय 10 करोड़ के लगभग थी और उसमें से 3 करोड़ लोग मारे जाएं, यानी लगभग 1/3 आबादी सिर्फ भूख से, अकाल से मर जाए, तो अब आप सोचिए जरा क्या कंडीशन रही होगी। तो इन सब कंडीशन को देखते हुए कई सारी और सी प्रवृत्तियां थी जो इन सब चीज़ों के लिए बहुत जिम्मेदार रहीं, लेकिन हमारी कृषि वास्तव में हमेशा हमें एक बैकअप देती रही हर क्षेत्र में। वह आज चाहे आप उद्योग के क्षेत्र में देखें, कृषि अगर उन्नत नहीं होती तो हम उद्योगों को इतना ज़्यादा रॉ मटेरियल नहीं दे पाते। इन सब चीज़ों को देखते हुए कृषि को काफ़ी हम महत्व देकर आज भी देखते हैं। कृषि के क्षेत्र में कई सारी और सी प्रवृत्तियाँ हैं, ज़रा उनको भी हम देखते हैं। जरा देखिए, जो भारतीय कृषि है उसमें जब बात करते हैं खाद्यान्न की तो आज भी आप सब जानते हैं। जरा देखिएगा, अब जरा भारतीय कृषि पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। यह सब थी एक तरह से रूपरेखा, उसको आपने जब देख लिया तो अब कृषि के उन चीज़ों पे आते हैं जो फैक्चुअल पूछी जाती हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। हमारे देश में जो कृषि योग्य इस समय भूमि है वह करीब 16 करोड़ हेक्टेयर के करीब है। तो यह जो 16 करोड़ हेक्टेयर भूमि है यह कृषि योग्य भूमि है। अगर आप इसके पहले एक चीज़ देखें, टोटल मान लीजिए 100% आप हमारे देश में भूमि है, तो उस समय हमारे देश में जो इस समय कंडीशन है वो लगभग 54% भाग पर कृषि कराई जाती है। इसी के साथ साथ जब आप आगे देखेंगे तो 21%, 20 पॉइंट कुछ समथिंग है, तो आप 21 ही देख लीजिए। इसमें आपके आज के समय में 1 है। फिर इसके बाद जब आप बात करते हैं तो करीब 3 पॉइंट समथिंग आप देखेंगे तो इसमें आपको करीब 3 पॉइंट समथिंग आपको चारागाह का क्षेत्र मिल जाएगा जो गवर्नमेंट सेक्टर के अधीन होता है। फिर इसके बाद आप बात करेंगे तो करीब आपका मान लीजिए 23% या 22% समथिंग है कुछ, तो उसमें 23% समथिंग में आपका जो आता है वह आपका बंजर क्षेत्र आता है जहां पर कोई कृषि योग्य कार्य नहीं हो रहे हैं इस समय। तो इसको आपने अच्छे से समझना है। 54% भाग पर आज के समय में कृषि हो रही है। 21% के करीब आपके इस समय 1 है। 3% समथिंग कुछ है चारागाह क्षेत्र और 22 जो आपका 22% समथिंग है यानी 23% या इस समय आपकी बंजर भूमि है यानी अनउर्वरक क्षेत्र है जहाँ पर कोई कृषि योग्य कार्य नहीं। ये करंट के आंकड़े हैं, इनको आप ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद आप बात करते हैं इन
क्षेत्रों की, यानी कृषि के क्षेत्र की, यानी इस 54% भाग की। तो 54% जो हमारे क्षेत्र देश में इस समय भाग है वह 16 करोड़ हेक्टेयर के बराबर है। यानी हमारे देश में जो कृषि कार्य होते हैं वो 16 करोड़ हेक्टेयर के भाग पर होते हैं। इसमें से जो हमारा करीब 47% भाग है वहाँ पर धान की खेती कराई जाती है, यानी चावल की। इसमें से करीब 14% भाग पर हमारा गेहूं उत्पादित किया जाता है। तो आप समझ रहे होंगे अच्छे, क्योंकि यह सब तलहटी के क्षेत्र होते हैं, इसलिए धान की खेती यहाँ पर ज़्यादा कराई जाती है। पश्चिम बंगाल जैसे क्षेत्र धान के लिए, बहुल्य चावल के लिए माने जाते हैं। इसके साथ साथ जब आप धान की बात करते हैं तो ज़रा समझ लीजिएगा, चावल वास्तव में खाद्यान्न की दृष्टि से इस समय भारत का सबसे बड़ा यह क्षेत्र है अनाज का। इसके साथ साथ चावल के बारे में बताया जाता है करीब 22% दुनिया का चावल सिर्फ इंडिया में उत्पादित किया जाता है। तो इस तरह हम चावल के बारे में कई सारी व्यापक चीज़ें समझ चुके हैं। पश्चिम बंगाल इसमें अग्रणी राज्य है, इसको भी आपको समझना है। इसी तरह जब हम बात करते हैं गेहूं की, तो गेहूं के बारे में जब हम देखते हैं तो गेहूं हमारे देश में दूसरा सबसे बड़ा खाद्यान्न है जिसको हम उत्पादित करते हैं। गेहूं के बारे में बताया जाता है कि यह 14% क्षेत्र में भारत में उत्पादित किया जाता है, तथा जो गेहूं है इसमें हमें एक चीज़ और ध्यान रखें, इसे गोधूम नाम से भी जाना जाता था। और गोधूम को आप सब ने पढ़ा होगा, जब उत्तर वैदिक काल पढ़ रहे थे उसमें आपने पढ़ा था। इसी के साथ साथ आप धान को व्रीहि नाम से जानते हैं, उत्तर वैदिक काल में यह सब नाम आपके सामने आ चुके थे। इसी समय एक बार क्वेश्चन पूछा गया, इच्छू किस नाम से जाना जाता है? तो इच्छू जो था वह गन्ने के नाम से जाना जाता था। तो गेहूं की बात ये हो गई। तो गेहूं के साक्ष्य जो हमारे पास सबसे पुराने मिले वह मेहरगढ़ बलूचिस्तान के साक्ष्य हमारे पास हैं, उनसे भी हमें मिले हैं। तो इनके बारे में हमें बस इतनी ही जानकारी आपको बतानी थी। इसके बाद जब आप बात करते हैं गेहूं की, तो दुनिया में चाइना के बाद इंडिया दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादित करता है। ठीक है, जब हमारे देश में हरित क्रांति 1967 में आई, 1967 में, तब से हम गेहूं और चावल की जो खेती, धान की खेती से, इसमें लगभग उत्पादन हमारा दोगुना हो गया। इस समय हम इन सब चीज़ों में आत्मनिर्भर हैं, यानी हमें किसी दूसरे देश की इसमें सहायता नहीं लेनी पड़ती, यानी हम खाद्यान्न उत्पादन में अब आत्मनिर्भर हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिए कुछ अच्छे एस्पेक्ट थे जो हमारी एग्रीकल्चर है, कृषि को लेके। फिर इसके बाद जब हम बात करते हैं इन सब चीज़ों की, तो आगे ज़रा कुछ पॉइंट देख लीजिएगा। अंग्रेजों की एक विचारधारा शुरुआत से रही। अंग्रेजों ने हमेशा बताया, आपको कुछ पहले से ज्ञात नहीं था, जब हम आए तब हमने आपको कृषि के उन्नत तरीके बताए, आपसे हमने कृषि करने के बहुत सारे वैज्ञानिक तरीके बताए, जिनके बारे में आपने सीख कर कृषि में काफ़ी नए नए इनोवेशन किए। लेकिन वह वास्तव में हमें एक तरह से इन जो आपने तीनों कर व्यवस्थाएं पढ़ी, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी, इनके द्वारा वह इतना टैक्स ले लिया करते थे, हमारे पास कोई अधिशेष बच नहीं पाता था, जिससे भूमि अंततः एक तरह से या तो जो जमींदार थे उनके हाथों में चली गई, या फिर वह भूमि अनउर्वरक हो गई, यानी उसमें कोई अधिशेष बच नहीं पाता था। लगान की दर इतनी ज़्यादा थी कि अंग्रेज सारा लगभग उत्पादन छीन लेते थे, नकदी फसलें बोने के लिए बाध्य करते थे, जिससे वह किसान महाजनों से ऋण लेकर उन चीज़ों के लिए टैक्स दिया करता था, जिससे कृषि एकदम पूरी तरह से नष्ट हो गई। तो इन सब चीज़ों पर ही आप नज़र रखिएगा। अंग्रेज यह बात बताया करते थे हमेशा कि आपको इन सब चीज़ों का कोई नॉलेज नहीं था, आप कृषि के वही एक तरह से पिछड़े तरीके अपनाते थे कि खेत में गए, गेहूँ आप बिखरा के चले आए, जो हो गया उससे आप संतुष्ट हो गए। तो यह सब चीज़ें वास्तव में एक तरह से आज के इतिहासकार, आज के अर्थशास्त्री नहीं मानते, क्योंकि जब आप वर्णन करते हैं, MS स्वामीनाथन ने अपनी विचारधारा यानी अपनी पुस्तक में बताया था हरित क्रांति के बारे में। तो हरित क्रांति के बारे में उन्होंने व्यापक चर्चा करी है। फिर इसके साथ साथ इनको जब हरित क्रांति के पहले जो उन्होंने साक्ष्य बताया भारत के बारे में, ज़रा उन पे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि इससे इस तथ्य की पुष्टि भी हो जाएगी और आपके जो क्वेश्चन आते हैं उनमें आपके जो डाउट्स हैं वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे। तो ज़रा देखिएगा, इसमें बताया गया, मैंने अभी आपको बताया, उत्तर वैदिक काल में जो गेहूं था उसे आप गोधूम के नाम से जानते थे और चावल को व्रीहि नाम से जानते थे। इसके साथ साथ देख लीजिए, ये सब चीज़ें आपके पेपर में लगातार पूछी जाती हैं।
गेहूं के नाम से जाना जाता था। इसी तरह जो व्रीहि नाम से जाना जाने वाला अनाज था उसे आप चावल कहा करते थे उस समय। इसी तरह जो इच्छू शब्द आपके लिए आता है वो आपका गन्ना था। इन सब चीज़ों पे बड़ी विस्तृत चर्चा होती है। इसी समय ये सब नाम आप स्वामीनाथन की पुस्तक पढ़ेंगे तो उसमें इन्होंने बताया है इन सब चीज़ों के बारे में। इसके साथ साथ जब हम उत्तर वैदिक काल पढ़ते हैं तो उसमें भी इन नामों की चर्चा होती है हिस्ट्री में। तो इसके साथ साथ उन्होंने बताया कि वास्तव में अंग्रेज यह सब सिर्फ हमें भयभीत करने के लिए और हमें डिमोरलाइज करने के लिए क्या करते थे कि आपको कुछ इस तरह की खेती करनी नहीं आती थी। तो उन्होंने बताया स्वामीनाथन ने कि जो हमारी प्राचीन खेती थी वो सीर या लांगर के द्वारा की जाती थी, यानी हलों के द्वारा की जाती थी। सीर या लांगल के द्वारा यह सब खेती किया जाती थी। खेती को करने के लिए जैसे मान लीजिए आपके सामने यह आपका खेत है, यह आपका खेत है। इसमें कुल्यावाप यानी जो नाली की व्यवस्था की जाती थी वह कुछ इस तरह की जाती थी कि खेत के चारों हिस्सों में इधर से पानी जैसे स्टार्ट हुआ तो वह इधर वाले हिस्से में पहले जाता था, इधर भर जाता था, इधर, यानी वह कुल्यावाप के द्वारा यानी नाली के द्वारा खेत के चारों ओर फैला दिया जाता था, बिखरा दिया जाता था। इस तरह हमारी एक तरह से पहले से ही सोच थी। आज भी आप देखते होंगे किसान खेतों में नालियाँ बना देते हैं जिससे वह खेती किया करते हैं। तो इन सब चीज़ों पर भी ये लगातार, ये आप मत सोचिएगा ये आउट ऑफ सिलेबस है। जब आप सोचिए आपने पढ़ा था कि योगिनीपुर शब्द, आप कभी उम्मीद भी नहीं कर सकते। सत्यनारायण स्वामी में जब आप कथा सुनेंगे इस बार तो आप उसको गौर करिएगा। जो शब्द योगिनीपुर आता है उसमें क्या आपने सोचा था कभी कि यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है? नहीं सोचा होगा। तो वह भी जब क्वेश्चन पूछ लिया गया तो यह तो आपके सिलेबस की सारी चीज़ें, हो सकता है आपको बड़ा डीप लग रहा हो, बहुत आपको इसमें इन चीज़ों को पढ़ने में थोड़ा बोरियत महसूस हो रही हो, लेकिन इन सब चीज़ों को पढ़ के ही आप एक अच्छे विद्यार्थी बनेंगे। ठीक है, इन चीज़ों के बारे में जब आप किसी से बातचीत करेंगे, जब आप कहीं किसी कृषि विभाग में अच्छे अधिकारी के पद पे तैनात होंगे तो इन चीज़ों के बारे में जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि आज के समय में जिस कृषि को हम इतना बढ़ावा, आप अधिकारी के पद पे चयनित होंगे तो आपका ये दायित्व होगा कि आप कृषि के क्षेत्रों में नए नए इनोवेशन करें। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे, इन चीज़ों पर आप विचार करेंगे तो आपको कई सारी चीज़ें और अच्छी निकल के मिलने वाली हैं। तो हम इन चीज़ों पर इसीलिए व्यापक चर्चा कर रहे हैं क्योंकि हमारी यह आशा है कि आप एक अच्छे अधिकारी बने। अच्छे अधिकारी के साथ साथ आप एक अच्छे बौद्धिक क्षमता वाले व्यक्ति भी बने। ठीक, तो इन चीज़ों पर भी आपको ध्यान रखना है। घबराना कतई नहीं है, कठिन कुछ भी नहीं होता है। अब आप सोचिए इनमें क्या है, गोधूम को गेहूं बोलते थे, गा कॉमन मिल गया। व्रीहि को आप बहुव्रीहि समास पढ़ते हैं हिंदी में, जरा सोचिए बहुव्रीहि यानी बहुत जो होता है, बहुत से तुलना कर लीजिए आप चावल की। तो इन सब चीज़ों की, क्योंकि चावल का उत्पादन भारत में बहुत होता है, बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसको इच्छू को गन्ना बोलते हैं। ठीक है, तो इस सब चीज़ों पे भी आपको ध्यान रखना है। ये सब क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं इसलिए इन पर चर्चा, वरना कृषि सीधे वहीं पे आ जाती है परंपरागत तरीकों पे। कृषि का कितना उत्पादन है, कृषि के क्षेत्र में कौन कौन सी चीज़ें हैं। अच्छा, मैं आपको जब कृषि पढ़ाऊँगा तो मैं आपसे ये बात शेयर करना चाहता हूँ कि मैं आपको मैप से कई सारी चीज़ें, यानी जो हमारे स्टेट्स हैं, राज्य में कौन कौन सी चीज़ें किस क्षेत्र में ज़्यादा उत्पादित होती हैं, मैं कोशिश करूँगा आपको मैप से दिखाने की कोशिश करूँ कि यह आपका गुजरात है, देख लीजिए यहाँ मूँगफली का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। ठीक, तो इन सब चीज़ों से आपकी एक सोच बढ़िया अच्छी डेवलप हो जाएगी और कई सारी चीज़ों पे आप अच्छा काम भी कर पाएंगे। तो जितना अच्छे से हो सकता है आपको मैं एक तरह से हर चीज़ पे ले जाने की कोशिश करूँगा। इसके साथ साथ जब हम कृषि की बात कर रहे हैं तो यह कृषि की हमारे इस समय जो व्यवस्था थी वो हमने देख ली कि स्वामीनाथन ने बताया कि हम बहुत प्राचीन समय से कृषि किया करते थे। इसके बाद आपने देखा होगा जब बनावली से आप हल का मॉडल पाते हैं, जो हल होता था हमारा, यानी जिससे हम खेत जो हमारा हल का मॉडल होता था वह बनावली से प्राप्त किया गया। यानी बनावली आज के समय में हरियाणा में पड़ता है, यह भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो इन सब चीज़ों पे भी हम चर्चा कर लेते हैं। फिर इसके बाद जब बात करते हैं हम कृषि की इस समय की जो कुछ समस्याएं हैं, तो उन समस्याओं पे जब हम चर्चा करते हैं तो सबसे पहली हमारे देश में जो सबसे बड़ी कृषि के लिए समस्या है वह है औसत जोत का छोटा होना। यानी हमारे देश की जो औसत जोत है वो बहुत छोटी है। आप सब जानते हैं देश के
हर नागरिक की जो औसत जोत है 1.16 हेक्टेयर है। यह इस समय की औसत जोत है। फिर इसके बाद में यह औसत जोत अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग हो जाती है, ठीक। फिर इसके बाद जब आप चर्चा करेंगे आगे बढ़ के, तो औसत जोत के बारे में बताया जाता है कि हमारे देश की जो कुल इस समय औसत जोत है वो 1.16 हेक्टेयर है, और देश की जो 16 करोड़ हेक्टेयर भूमि है उसमें से हर जो किसान है, लगभग 10 करोड़ किसान हमारे देश में आज जाने जाते हैं, वह किसान 1.16 हेक्टेयर भूमि के लिए ही भूमि करते हैं, खेती करते हैं। अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग है। जैसे आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा इस समय जो कृषि योग्य भूमि पर हेक्टेयर नागरिकों के पास है, तो वह सबसे ज़्यादा नागालैंड के पास है। कितनी है? 5.99 हेक्टेयर। इसके बारे में हम जब चर्चा अभी करेंगे विनोबा भावे की, तो उसमें आप ये सब देखेंगे कि कैसे उन्होंने भूमिदान आंदोलन शुरू किया था। तो उसमें कई सारी चीज़ें और अच्छाइयाँ सामने निकल के आई। 40 लाख करीब वर्ग क्षेत्रफल का हमारे पास एक बड़ा हिस्सा आया, जिसमें हमने इन क्षेत्रों पर काफ़ी चर्चाएं की। तो इसके बाद जब हम बात करेंगे यहाँ की, फिर इसके बाद दूसरा जो सबसे बड़ा एक तरह से औसत जोत वाला राज्य है, उसमें बातचीत करते हैं तो हमारा सामने आता है आज का पंजाब। वहाँ पर लगभग 3.77 हेक्टेयर भूमि हर किसान के पास है। इसके बाद अच्छा, जब आप चावल उत्पादन की औसत रेट देखेंगे, यानी अगर 1 हेक्टेयर की बात करें तो 1 हेक्टेयर भूमि में जो सबसे ज़्यादा चावल की खेती उत्पादित करता है वो पंजाब करता है। सेम यही कंडीशन इसके साथ गेहूं पर भी होती है, गेहूं भी यही सबसे ज़्यादा करता है। तो इन पर भी आपकी नज़र होनी चाहिए। फिर इसके बाद जब पंजाब की बात आई, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश। इनको याद करने का एक आपको सिंपल सा तरीका है। औसत जोत से संबंधित क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं। यह करीब 3.5% के करीब है। अब जरा देखिए, नागालैंड की बात की, एक पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ की जनजातियाँ ज़्यादा हैं, जनसंख्या कम है, इसलिए यहाँ पर औसत जोत ज़्यादा है। इसको आप समझ लीजिए। पंजाब में ऐसा होता है, यह एक मॉडल है, मैं अभी आपको बताता हूँ। अरुणाचल प्रदेश में यही कंडीशन है, एक पहाड़ी क्षेत्र है, दुर्गम क्षेत्र है यहाँ पर, इसीलिए औसत जोत ज़्यादा है ज़मीनी स्तर पर। फिर इसके बाद मैंने कहा पंजाब के लिए, पंजाब में आप सब अभी भी देखते होंगे जो पंजाब से जुड़े हुए लोग हैं, उनमें सोच टेंडेंसी है कि जैसे 2 भाई हैं तो एक भाई अपना कृषि में लग गया, दूसरे भाई ने भी अपनी जो भूमि है उस भाई को दे दी, तो और जो दूसरा भाई था वो पूरी भूमि देख रहा है और एक भाई अपना किसी बिजनेस सेक्टर में चला गया, तो भूमि का बंटवारा भी नहीं हुआ। और यहाँ पर एक व्यवस्था यह भी सामने आई कि जो उत्पादन है वो बढ़ गया। कई जगह ऐसा देखा गया, जैसे यूपी जैसे क्षेत्रों में आप जब चर्चा करेंगे तो यहाँ की जो औसत जोत है वो मात्र 0.73% है। यही कंडीशन केरल की भी है। केरल की तो सबसे कम है और सबसे ख़राब कंडीशन है, यहाँ पर मात्र 0.22% ही औसत जोत है। तो औसत जोत इतनी छोटी इसलिए हो गई क्योंकि यहाँ की भूमि में लगातार बंटवारा होता गया। 4 भाई हैं, 2 बीघे ज़मीन में सबने अपने अपने हिस्से की ले ली, और आगे चलकर किसी को भी इतना टाइम नहीं होता कि वो उस 10 विश्व में जाके खेती करे, या अगर करना भी चाहता है तो बहुत छोटा उत्पादन होता है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए वो घर में ही खप जाता है। इसीलिए हमारी खेती जो है जीविका निर्वाह खेती की भूमिका में आ चुकी है। आज सिर्फ इतना ही उत्पादन होता है जितना हमारे देश में खपत है, ठीक। तो इन सब चीज़ों पे हम ध्यान रख सकते हैं। जबकि आप सोचिए जरा, अमेरिका में ऐसा मतलब बहुत कम, एक तरह से 10% करीब जनसंख्या को आप देखेंगे जो इन क्षेत्रों से जुड़ी हुई है, प्राथमिक सेक्टर से, जो पशुपालन भी करते हैं, कृषि भी करते हैं। तो उनमें से जब देखेंगे इन 10% लोगों में से, तो 10% लोग इंडिया से ज़्यादा औसत उत्पादन करते हैं। अब जरा सोचिए, खाद्यान्न उत्पादन की जब हम चर्चा करते हैं तो नंबर 1 पे हमें चाइना मिल जाता है, दूसरे नंबर पर हमें यूएसए मिलता है और तीसरे नंबर पर इंडिया मिलता है। यानी विश्व में जब चर्चा करते हैं तो भारत के खाद्यान्न उत्पादन की दृष्टि से तीसरा स्थान है। तो आप सोचिए जरा, तो इन सब चीज़ों पे भी हमें अपनी चर्चा जारी रखनी है। 10% वहाँ के लोग किसान जो इस समय खेती से जुड़े हुए हैं इन सब चीज़ों से, तो वह लोग इतना उत्पादित कर ले रहे हैं जो हमारे देश में लगभग 47% यानी आधी आबादी नहीं कर पा रही। सोचिए,
तो इन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं कोई कमियां हैं। वह कमियां यही सब हैं जिनको हम देख रहे हैं। भारतीय कृषि की जो समस्याएं हैं वह औसत जोत का छोटा होना, इसी तरह और सारी समस्याएं हैं जिन पर हम भी चर्चा करेंगे। ठीक, तो इसके बाद अब 10% किसान हैं, यानी कि यहाँ की औसत जोत वास्तव में ज़्यादा होगी। फिर इसके बाद जब चर्चा करते हैं दूसरी जगह पे हम आते हैं। अच्छा, आपके लिए एक क्वेश्चन है, इसको आप कल हमें बताइएगा कि इस समय MPPSC की आप तैयारी कर रहे हैं तो MP की औसत जोत कितनी है। यह आपके लिए क्वेश्चन है, आपका टारगेट होना चाहिए, कल आपको हमें बताना है। ठीक है, फिर इसके बाद आप नहीं बता पाएंगे तो मैं आपको बता दूंगा कल की क्लास में। फिर इसके बाद जब चर्चा करते हैं दूसरी सबसे बड़ी समस्या की, तो दूसरी समस्या सबसे बड़ी हमारे पास आती है, वह समस्या हमारी होती है सिंचाई सुविधाओं का अभाव। यानी जितनी हमारे देश में खेती है अगर पूरी सिंचित करा दी जाए तो वास्तव में हम कई सारी समस्याओं से बच जाएंगे। सिंचाई सुविधाओं का अभाव। देश जब आज़ाद हुआ था उस समय सिंचाई सुविधाओं का विकास अंग्रेज़ों द्वारा जो किया गया था वह था, उस समय देश की करीब 1/4 जो भूमि थी वही अंग्रेज़ों द्वारा सिंचित कराई जाती थी। वह भी प्राकृतिक नदियों द्वारा जुड़ी हुई थी। कुछ नहरों का उन्होंने निर्माण कराया था जिससे वह कई सारी अपनी उपलब्धियां गिनाया करते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं अपने देश की सिंचाई की, हमने देश की आज़ादी के बाद यह सब कब कैसे कैसे काम किए, तो उन पर ज़्यादा चर्चा करते हैं। तो इस समय जो हमारी सिंचित भूमि है वह 16 करोड़ हेक्टेयर में से मात्र 9 करोड़ हेक्टेयर ही है। यानी यह जो 9 करोड़ हेक्टेयर भूमि है यह ही हम सरकार के द्वारा उपलब्ध कराए जल से सींच पाते हैं। जरा सोचिए, अगर 16 करोड़ हेक्टेयर यानी 7 करोड़ जो बची हुई भूमि है वह भी सरकार सिंचित भूमि करा दे, यानी सरकार उपलब्ध करा दे ऐसे साधन जिससे भूमि का सिंचन हो सके, तो औसत उत्पादन लगभग दोगुना हो सकता है। जरा सोचिए, सिर्फ सिंचाई सुविधाओं को बढ़ाने से ही औसत उत्पादन दोगुना। यानी इस समय जो हमारा 26 करोड़ टन का इस समय उत्पादन है वह बढ़ के करीब 52% करोड़ टन के करीब पहुंच जाएगा, 52 करोड़ टन के। तो इस समय यह कंडीशन है। फिर इसके बाद जरा आप देखिए, अगर नए बीजों का प्रयोग करा दिया जाए तो औसत उत्पादन करीब 1/4 बढ़ जाएगा। भारतीय किसानों की एक यह कंडीशन होती है क्योंकि उनके पास ज़्यादा अधिशेष होता नहीं। अभी आप देखेंगे जब किसानों की जो समस्याएं हैं उनमें और सारी में तो देखेंगे, तो इसमें देखेंगे 1/4 जो औसत उत्पादन है सिर्फ नए बीज डालने से बढ़ जाएगा। आप सब देखते होंगे, जो किसान भाइयों से जुड़े हुए लोग हैं वो देखते होंगे नए बीजों का प्रयोग करते हैं, इसीलिए करते हैं कि औसत उत्पादन जो है वो बढ़ जाए। पुराने बीजों में क्या होता है, अंकुरण क्षमता कम होती है, इसलिए उनमें औसत उत्पादन गिर जाता है। फिर इसके बाद में जब आप देखेंगे तो यह क्षेत्र था सिंचित भूमि का। अच्छा, जरा चर्चा करते हैं ऐतिहासिक दृष्टि से। तो आपने सबने पढ़ा होगा, सबसे पहले जो सिंचाई भूमि थी आपने अभी देखा, नाली कुल्याव्याप के द्वारा हम प्राचीन काल में यानी एंशिएंट हिस्ट्री में सिंचाई कराते थे भूमि। इसके बाद जब व्यवस्था डेवलप हुई, हम सल्तनत काल में आए, तो सल्तनत काल में आपने पढ़ा होगा गयासुद्दीन नाम का एक व्यक्ति था जिसने सबसे पहले नहरों का निर्माण कराया था। फिर इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने नहरों के साथ साथ उसने एक सोंधर नामक कर व्यवस्था भी डेवलप करी, ऋण भी देता था। तो इन सब चीज़ों पर भी आपकी नज़र होनी चाहिए। फिर इसके बाद जब चर्चा करते हैं किसकी और समस्याओं की, तो चर्चा करते हैं तीसरी सबसे बड़ी समस्या की। तो तीसरी सबसे बड़ी समस्या किसानों के सामने आती है जिसमें वह छुपी बेरोजगारी की होती है। देश की करीब आधी जनसंख्या जो हमारी है वह आज कृषि पर डिपेंड है, कृषि के साथ जुड़ी हुई है। अगर उस जनसंख्या में से हम उसका आधा भाग निकाल लें, जैसे आप अमेरिका में भी देख रहे थे सिर्फ 10% आबादी ही कृषि पर डिपेंड है, यहाँ की आबादी अगर उसी तरह कर दी जाए, यानी यहाँ के लोग अगर 4 लोग 1 हेक्टेयर भूमि में लगे हैं उनमें से 2 निकाल के अर्थव्यवस्था के द्वितीयक या तृतीयक क्षेत्र में लगा दिए जाएँ तो शायद औसत उत्पादन में भी कोई नुकसान नहीं होगा, कोई गिरावट नहीं आएगी और इसके साथ साथ
वह अर्थव्यवस्था के दूसरे क्षेत्रों में जा करके अर्थव्यवस्था को एक नया आयाम दे सकते हैं। तो इसलिए जो ये छुपी बेरोजगारी की समस्या है वह कृषि क्षेत्र में सबसे ज़्यादा है, सर्वाधिक है। यहीं से कृषि बेरोजगारी नाम का शब्द का जन्म होता है, क्योंकि यहाँ जो लोग छिपे हुए हैं इनको अगर बाहर निकाल दिया जाए तो औसत उत्पादन में कोई भी गिरावट नहीं आएगी, ऐसा अर्थशास्त्री भी बताते हैं। तो इससे हमें यह ज्ञात होता है कि जो छिपी बेरोजगारी है वास्तव में यह कृषि के लिए एक बर्डन है, भार है। बर्डन इसलिए है क्योंकि यह जो उत्पादन करते हैं वह घर में ही खप जाता है। अगर यह बाहर जा कर के कहीं रोजगार दूसरे क्षेत्रों में काम करें तो एक तरह से कृषि को बैकबोन भी मिलेगा, वो नई तकनीक भी ला सकते हैं इन क्षेत्रों में लगाने के लिए। तो इस तरह कई सारे विचारों को हम यहाँ पर देखते हैं। इसके बाद कृषि क्षेत्र में ज़रा एक चीज़ और देख लीजिएगा, जो किसानों का वर्गीकरण है वो कुछ इस प्रकार से किया गया है। देखिएगा, अभी आप एक क्वेश्चन का हमें आंसर बताइएगा। बहुत सरल क्वेश्चन है, कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, आयोग की एक सोच होती है इन सब एग्ज़ाम में पूछने की। ज़रा देखिएगा, किसानों का वर्गीकरण जब हम करते हैं तो यह जो हमारे किसान हैं 47%, इन पर हमारा वर्गीकरण डिपेंड है। इनमें हमें डिसाइड करना है कौन से किसान कितने हेक्टेयर भूमि पर भूमि करते हैं। तो ज़रा देखिएगा, पहला जो भाग आता है उसे हम सीमांत किसान के नाम से जानते हैं, यानी जो एक सीमा है उससे भी नीचे, सीमा के अंत से। तो उनके पास लगभग 0.75 हेक्टेयर भूमि है, यानी जो हमारे सीमांत किसान हैं उनके पास सिर्फ 0.75 हेक्टेयर भूमि होती है। फिर इसके बाद दूसरे भाग में आते हैं आपके, जिन्हें आप लघु किसान कहते हैं। लघु किसानों के पास 1 से 2 हेक्टेयर के बीच में भूमि होती है। इसके बाद जब आप चर्चा करते हैं तो आपके पास मध्यम श्रेणी के किसान आते हैं। मध्यम श्रेणी के किसानों के पास 2 हेक्टेयर से 4 हेक्टेयर के बीच में भूमि होती है। और फिर जो बड़े किसान होते हैं, बड़े किसान, उनके पास जो भूमि होती है यहाँ 2 से 10 हेक्टेयर के बीच में कर लीजिए, वो 10 हेक्टेयर से अधिक के लिए आते हैं। तो यह किसानों का वर्गीकरण है। कई बार एग्जाम में पूछा गया किसानों को कितने प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, तो 4 प्रकार से किया गया। एक बार क्वेश्चन में आपसे इस तरह की कई सारी कंडीशनें भी पूछ सकता है कि बताइए सीमांत किसान जो हैं उनके पास इस समय औसत भूमि कितनी है, तो 0.7% ही हेक्टेयर भूमि है जो इस क्षेत्र पर किसान होते हैं। देश के लगभग 85% किसान जो हैं वो सीमांत किसान की श्रेणी में ही आते हैं। लेकिन जब आप बड़े किसानों की बात करेंगे तो देश में मात्र 70% यानी करीब 0.70% किसान ही हैं जो बड़े किसान की श्रेणी में आते हैं। यानी बड़े किसानों की संख्या 1% से भी कम, और सीमांत किसान यानी छोटे किसानों की संख्या 85% के करीब है। कुछ चीज़ें समझ में आपको आई? तो इन सब चीज़ों पे ज़रा ध्यान आप रखिएगा। फिर इसके बाद राजनेताओं की यह सोच होती है इसी बड़े वर्ग को एक तरह से साध लिया जाए, क्योंकि आप सोचिए जिस देश की 47% आबादी इस समय कृषि पर डिपेंड हो, उस देश में सबसे बड़ा वोट बैंक क्या होगा? किसान से बड़ा कोई वोट बैंक ही नहीं। इसीलिए राजनेता हमेशा बात किया करते हैं कि कृषि के बारे में हम यह कर रहे हैं, कृषि के बारे में हम ये इनोवेशन कर रहे हैं, तकनीकियाँ ला रहे हैं। इन सब चीज़ों पर आप खुद अपनी नज़र रखिए। फिर इसके बाद जो नई योजनाएं आती हैं उन पे ज़रा आप ध्यान रखिए। हम आगे डिस्कस करेंगे जब आप कभी कृषि के संबंधित योजनाएं देखेंगे, उसमें आप क्या क्या सरकार ने आज़ादी के बाद कदम उठाए उन पर भी हम चर्चा करेंगे। ठीक, तो इतना हमारे पास कृषि से रिलेटेड जो बेसिक कंटेंट था वो था। इसके बाद ज़रा अब हम थोड़ी चीज़ें कुछ लिख लेते हैं जो अभी हमने समझी हैं। ज़रा लिख लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए कृषि यानी एग्रीकल्चर। ठीक, देखिए कृषि से संबंधित कई सारी बेसिक जो कॉन्सेप्ट थे वो आपने सबने सीख लिए हैं। इसके बाद जो चीज़ें अब आपके सामने आने वाली हैं
उनको आप नोट कर लीजिए, वो इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारी चीज़ें हो सकता है मैंने आपको यहाँ समझा दी हूँ, लेकिन आपको मैं नोट्स में ना लिखाऊँ। इसके पहले आपने देखा भी होगा, लेक्चर करीब 1 घंटे का होता है और लिखाया मात्र आपको 15 मिनट जाता है। तो इन सब चीज़ों पर आपको ध्यान रखना है। आपको वो सारी चीज़ें इस क्लास से निकाल के अपने यूज के लिए रख लेनी है जो आपके एग्ज़ाम में आ रही हैं। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि प्रीवियस ईयर सेट पेपर जो हैं वो आपके लिए एक तरह से संजीवनी का काम करेंगे। संजीवनी का मतलब जब आप किसी कंडीशन में फंसते हैं तो आपके लिए ये सब चीज़ें महत्वपूर्ण हो जाती, आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है प्रीवियस ईयर पेपर से कि किस हिसाब से पेपर देने। ठीक, हेडिंग डालिए, इंडियन एग्रीकल्चर, भारतीय कृषि लिखिए। कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है। कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है। यह देश की 47% आबादी को रोजगार प्रदान करता है। यह देश की 47% आबादी को रोजगार प्रदान करता है। उद्योगों के लिए कच्चा माल, उद्योगों के लिए कच्चा माल तथा तैयार माल के लिए बाजार की व्यवस्था कृषि द्वारा ही की जाती है। कृषि द्वारा ही की जाती है। दो 2019-20 में कृषि का जीडीपी में योगदान 16% था। लिख लीजिए, 16% था। रोजगार में आपने देख ही लिया, रोजगार के लिए 47% आपने लिख लिया था। ठीक, इस दौरान कृषि क्षेत्र से रिकॉर्ड औसत उत्पादन उत्पादित किया गया। इस दौरान कृषि क्षेत्र से रिकॉर्ड औसत उत्पादन उत्पादित किया गया। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा 26 करोड़ टन। आज भारत लगभग 25 फसलों के उत्पादन में पहले नंबर पर है, जबकि 20 फसलों के उत्पादन में यह दूसरे स्थान पर है। 20 फसलों के उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। इसके बाद देख लीजिए, खाद्यान्न उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। अब जरा छोटी सी हेडिंग डाल लीजिए, भारतीय कृषि को ब्रिटिश विरासत। भारतीय कृषि को ब्रिटिश विरासत लिख लीजिए। ईस्ट इंडिया कंपनी एक साम्राज्यवादी संस्था थी। साम्राज्यवादी यानी कि वह अपने साम्राज्य के लिए आई थी और उसमें उसने एक तरह से पूंजीवाद को बढ़ावा दिया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, लिख लीजिए। ईस्ट इंडिया कंपनी एक साम्राज्यवादी संस्था थी जिसका एकमात्र उद्देश्य भारत का आर्थिक शोषण करना था। जिसका एकमात्र उद्देश्य भारत का आर्थिक शोषण करना था। ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति और भारत में अंग्रेजों का आगमन लगभग एक ही समय की घटना है। अतः भारतीय कृषि को ब्रिटिश उद्योगों के लिए कच्चे माल का स्रोत बना लिया गया। किसानों को ऐसी फसलें बोने के लिए बाध्य किया गया
किसानों को ऐसी फसलें बोने के लिए बाध्य किया गया जो ब्रिटिश उद्योगों में प्रयोग हो सकें, जो ब्रिटिश उद्योगों में प्रयोग हो सकें, जो ब्रिटिश उद्योगों में प्रयोग हो सके। उन फसलों को, उनके 2-4 एग्जाम्पल में नाम लिख लीजिए। जैसे आप सब जानते हैं रबड़ की खेती, नील की खेती, कपास की खेती, लिख लीजिए, तंबाकू की खेती। ठीक, इन फसलों को नकदी फसलों के रूप में जाना जाता है। इन फसलों को नकदी फसलों के रूप में जाना जाता है। इन्हें ही बेचकर किसान अपना जो ब्याज होता था, टैक्स होता था, वो चुका लेते थे। ठीक, तो अंग्रेज इन्हीं पर ज़्यादा फोकस करते थे क्योंकि यह फसलें वास्तव में ब्रिटिश उद्योगों के लिए एक कच्चा माल का स्रोत बन गई थी। यहाँ से जो कच्चा माल बनता था वह ब्रिटेन चला जाता था। ठीक, फिर इसके बाद नकदी फसलों के उत्पादन से खाद्यान्न में लगातार गिरावट आती गई। नकदी फसलों के उत्पादन से खाद्यान्न में लगातार गिरावट आती गई। 1901 के आर्थिक सर्वेक्षण से पता चला कि पिछले 50 वर्षों में 22 अकाल पड़े। पिछले 50 वर्षों में 22 अकाल पड़े। इन 22 अकालों में देश की 3 करोड़ लोगों की जान गई। 3 करोड़ लोगों की जान गई। ब्रिटिश शासनकाल में लगान की ऊंची दर होने के कारण किसानों के पास कोई अधिशेष नहीं बचता था। किसानों के पास कोई अधिशेष नहीं बचता था, जिससे वह कृषि में उन्नत तकनीक नहीं ला सके। अंततः इससे भूमि अनउर्वरक होती रही। भारतीय ग्रामोद्योग और कुटीर उद्योग के पतन से किसानों की अतिरिक्त आय का स्रोत खत्म हो गया। यहाँ पे एक पॉइंट जरा समझ लीजिए। दरअसल जो अंग्रेज थे वह कंपनी सिस्टम लेके आए, यानी फैक्ट्री सिस्टम, जबकि हमारे यहाँ ग्रामोद्योग, कुटीर उद्योग को बढ़ावा दिया गया था। इस कारण ही भारत लगभग 1500 वर्षों तक, आप जरा सोच के देखिए, मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें लिख के दिखा रहा हूँ, जरा देखिएगा। भारत 1500 वर्षों तक दुनिया की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बना रहा। किस कारण? ग्रामोद्योग, कुटीर उद्योग और उन्नत कृषि के कारण ही। जरा देखिएगा, जब भारत पहली शताब्दी ईस्वी में था, यानी फर्स्ट एडी में, तब दुनिया का करीब 1/3 धन भारत के पास था। इसके बाद जब भारत 10वीं शताब्दी ईस्वी में आया, यानी लगभग हमारे देश में इस समय तुर्क आक्रमण शुरू हो चुके थे। इस समय भारत में जो कुल धन था वह 30% था। इसके बाद जब औरंगजेब की डेथ होती है, यानी मुगलों का जब पतन स्टार्ट होता है, तो उस समय 1707 में विश्व का 25% धन भारत के पास था। पहली शताब्दी से और 1707 के बीच में आप देखिए 1707 वर्ष होते हैं, यानी 1700 वर्षों तक दुनिया की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बना रहा इंडिया। इसके बाद इंडिया और चाइना की अर्थव्यवस्था लगभग पैरेलल होने लगी। चाइना थोड़े समय के लिए इंडिया के ज़्यादा भी रही अर्थव्यवस्था, क्योंकि इस समय मुगल पतन की ओर थे। उत्तरवर्ती मुगल जो थे बहुत कमज़ोर होते गए और फिर ब्रिटिशर्स का आगमन हुआ, जिससे वह भारत का आर्थिक शोषण करने लगे। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जो हमारी इंडिया है उसमें आर्थिक रूप से 1500 वर्षों
के बारे में हमारे पास बहुत सटीक साक्ष्य हैं जिनसे हमें पता चलता है कि यह दुनिया की नंबर 1 अर्थव्यवस्था थी। अमेरिका के बारे में आप सब जानते हैं, 1929 में अमेरिका पूरी तरह लड़खड़ा गया था, वैश्विक मंदी का शिकार हुआ अमेरिका, उसके बैंक सब डूब गए, यानी वह भी एक तरह से कंगाल हो गया था। लेकिन आप सोचिए, अभी 1919 की बात हो रही है, अभी 2029 नहीं है, 1929 की बात है, तो 100 वर्ष भी नहीं हुए अमेरिका को विश्व पावर बने हुए। ठीक, तो इसके बारे में हम चर्चा करें। हम तो करीब 1500 वर्षों से, इसीलिए हम सोने की चिड़िया कहे जाते थे। ग्रामोद्योग के बारे में मैं आपको बता दूं, जैसे गाँव के लोग जो होते थे डलिया बना लेते थे, रस्सी बना लेते थे, यही ग्रामोद्योग था। कुटीर उद्योगों में उन उद्योगों को बढ़ावा दिया जाता है, जैसे आज के समय में दोना, पत्तल, ये सारे उद्योग कुटीर उद्योग में आते हैं। तो इन सब चीज़ों को अच्छे से ध्यान रखिएगा। यही भारतीय अर्थव्यवस्था की एक तरह से रीढ़ थे। जो कृषक लोग थे वो कृषि कार्य के साथ साथ यह भी कार्य कर लिया करते थे। इसके साथ आप सब समझते हैं, आपने पढ़ा होगा जब एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे तो उसमें आपने एक रोमन के बारे में पढ़ा होगा जिसने पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी, जो कैस्पियन सागर है, उसके बारे में चर्चा की गई। तो उसमें बताया गया उस बुक में, जो पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी है, कि भारत कैसे 1 करोड़ सेस्टरसीज रोम को बेच देता है। सेस्टरसीज की जो मोर के पंख होते हैं उनका सिर्फ निर्यात करता है। सेस्टरसीज रोम की मुद्रा थी उस समय की, और भारत 1 करोड़ की सेस्टरसीज जो थी, सेस्टरसीज मुद्रा, उसका व्यापार सिर्फ मोर के पंख बेचकर कर लेती थी। अब सोचिए जरा, कितनी बड़ी एक मात्रा उस समय सेस्टरसीज की हमारे देश में आ जाया करती थी। सेस्टरसीज के बारे में आप सब जानते हैं, महंगी मुद्रा हुआ करती थी। रोम एक अच्छा देश भी माना जाता था उस समय भी, आगे डोमिनेट भी करता है काफ़ी समय के लिए। तो इस तरह हम कई सारी चीज़ों पर सिर्फ कुटीर उद्योग और ग्रामोद्योग के द्वारा अच्छा खासा धन कमा लेते थे। तो इन सब चीज़ों पे ही चर्चा कर ले हो गई आपकी। अच्छा, आप इस समय भी अगर कोई आपसे इस तरह की बात कहे तो ज़रा आप केरल के पद्मनाथ मंदिर के बारे में उसे बताइएगा। इस समय केरल का पद्मनाथ मंदिर है, उसके 5 कमरे सोने से पूरी तरह से भरे हुए हैं और वो बंद हैं। वह उस मंदिर की एक तरह से जो व्यवस्था है उसके अधीन आते हैं। भारत सरकार भी इन मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर पाती। ठीक, इसके साथ साथ आप सब ने इस क्षेत्र में जो बाद में इसके कमियां आई देश की आज़ादी के बाद में, उससे बहुत बड़ी समस्या एक आपके सामने इस समय जो है कालाधन की है। आप सभी सुनते हैं, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति ने जब आपके सामने नारा दिया था कि हम बहुत इस पे काम करेंगे, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने की भी हैं, यह एक अच्छी चीज़ है। कई सारे ब्लैक मनी को लाने के प्रयास भी किए गए, लेकिन यह सब प्रयास अभी अछूते कहे जाएंगे, क्योंकि अभी हमारे खातों में 15 लाख आए नहीं। जिस दिन आ जाएंगे हम संतुष्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ज़रा 15 लाख छोटी रकम नहीं होती। आप सोचिए, अगर हर नागरिक को 15 करोड़ रुपए मिल जाए तो क्या होगा। ठीक है, कुछ नहीं होगा, मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी, वो इकोनॉमी की भाषा में कहा जाता है, इसलिए आप लिखिए। ठीक, मिलने वाले अभी कुछ नहीं है। जब आप सोचिए एक रोज़गार जिसमें आपको 25, 30, 40 हज़ार सैलरी मिलने वाली, उसमें कितनी समस्याएं आ रही। 15 लाख दूर की बात है। हाँ, लेकिन कई सारे देशों ने ऐसा प्रावधान किया कि जो ब्लैक मनी है, काला धन है, ये आपके लिए एक तथ्य है जिसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। दुनिया के करीब 17 देश ऐसे हैं जिन्होंने ब्लैक मनी दुनिया में उनके नागरिकों ने छुपाई थी, वो वापस ले आए। इनमें सबसे पहला स्थान आता है नॉर्वे का। उसने जिन नागरिकों ने विदेशों में पैसा जमा किया था उसको राष्ट्र संपदा घोषित कर दिया, नेशनल इनकम घोषित कर दिया, नेशनल प्रॉपर्टी घोषित करके इस एक्ट को संसद से पारित करा लिया। और उस देश से यह कहा गया कि यह हमारी राष्ट्रीय संपदा है, इसे आप हमें लौटाइए, वापस करिए। और वास्तव में चाहे वह स्विस बैंक हो या फिर कोई भी संस्था हो, मॉरिशस जैसे देशों की, तो वह वापस करते हैं। ठीक है, तो हम चाहें तो संसद से इस तरह का कोई एक्ट पारित करा सकते हैं, बहुत सारी इस तरह की व्यवस्थाएं कर सकते हैं, लेकिन आप सब जानते हैं कराए कौन, वही जिसका हो नहीं। ठीक, तो अब ज़्यादा इस पर चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन ज़रा देखिएगा। देखिए, यह क्लास कोई मतलब एक पॉलिटिकल किसी पार्टी के विरोध में नहीं चलाई जा रही है, इकोनॉमी की क्लास है। इसमें आप सब समझ लीजिए, हिस्ट्री पढ़ते हैं हम किस लिए पढ़ते हैं। हिस्ट्री के बारे में हमें जानकारी होती है, हमें अपने इतिहास पर गर्व होता है कि हमने इतने अच्छे अच्छे राजवंशों को देखा, कई सारे अच्छे हिंदू राजाओं को देखा, मुस्लिम राजाओं को देखा, जिन्होंने कई सारी अच्छाइयाँ दिखी हमें। इसके बाद जब हम पॉलिटी पढ़ते हैं तो हम प्रशासन के बारे में जानकारी पाते हैं, जो कमियाँ हैं उनको देखते हैं प्रशासन की, शासन की। इसके बाद जब इकॉनमी पढ़ते हैं तो हमारे मन में एक कुंठा उत्पन्न होती है कि वास्तव में जब हमारे देश में इतनी अच्छी इकॉनमी है, हमने मिश्र अर्थव्यवस्था को अपना लिया है, फिर भी हमारे देश में इतनी सारी समस्याएं क्यों आ रही हैं। कृषि जो पहले हमारे देश में एक तरह से महत्वपूर्ण रोल अदा करती थी, हमारे देश की सारी ज़रूरतें पूरी किया करती थी, इसीलिए तो अंग्रेज़ हमारे देश में आए थे व्यापार करने। ज़रा सोचिए,
उस समय के समय पीटर दी बर्ग जो एक था, उसने कहा नहीं था कि भारत विश्व का कारखाना है, यानी भारत के पास वह सारी चीज़ें हैं जो दुनिया को चाहिए। तो इन सब चीज़ों पर भी आपको ध्यान रखना चाहिए, अपने इतिहास पर गर्व करते रहिए, लेकिन इकॉनमी पढ़ने के लास्ट क्लास में आपके मन में एक कुंठा उत्पन्न हो जाएगी, आप खुद ही कहेंगे। तो यहीं से हम अपनी क्लास को आज के लिए ऑफ कर रहे हैं। इसके बाद हम अगली क्लास में मिलेंगे, जिसमें हम जो भारतीय किसानों की समस्याएं हैं उस पर चर्चा करेंगे। तो यहीं से आज की क्लास बंद करते हैं। इसको आप ध्यान रखिएगा, ये सब टॉपिक ऐसे इंपॉर्टेंट होते हैं जिससे लगातार ऐसे पूछे जाते हैं, जिससे लगातार आपके प्रश्न बनते हैं। तो इन सब चीज़ों को अगर आप गहराई से देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें और समझ में आने वाली। तो यहाँ पे जिस तरह मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि ये सब चीज़ें रिलेट करा के हिस्ट्री से पढ़ाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन एक MPPSC के एस्पायरेंट से ये उम्मीद की जाती है कि वह इन सब चीज़ों को गहन अध्ययन से देखे, बहुत इस सब चीज़ों को मेहनत से सीखे। मुझे भी ऐसा लगता है कि आप सब कोशिश कर रहे होंगे इन सब चीज़ों को सीखने की। मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं कि आप इन पे बेहतर से बेहतर काम करते रहिए। बस आज की क्लास यहीं रोकते हैं। धन्यवाद, तब तक के लिए।